हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज, उसी का ये हमारा अगला पार्ट है और इसमें भी हम उत्तराखंड के जो प्रमुख साहित्यकार पत्रकार हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1901 में पाली गांव पौड़ी गढ़वाल में होता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? पौड़ी के पाली गांव में। 1931 में इन्होंने अपना एक शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, देखिए इनके शोध ग्रंथ पे एक प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि इनका नाम पूछा गया था शोध ग्रंथ का। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कब? 1931 में। ठीक है, 1931 में लिखा, अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, और उस शोध ग्रंथ का नाम क्या है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल के शोध ग्रंथ का नाम क्या है, तो उनका नाम है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आपको पूछा जाता है अगर हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आती है गद्य सौरभ। ठीक है, गद्य सौरभ इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य इंपॉर्टेंट है। गोरखवाणी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक गोरखवाणी जो है रचना वो सुदर्शन साहा ने भी करी थी। ठीक है, जिसको श्यामचंद्र नेगी ने बोला था कि यहीं से गढ़वाली साहित्य की शुरुआत हुई थी, अगर आपने बोली वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक गोरखवाणी इन्होंने भी लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कबीर की साखी, हरिदास की साखी और रेदास की साखी, इन तीनों की रचनाएं भी किसने करी हैं? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने करी हैं। ठीक है, हरिभक्त प्रकाश और सेवा दमन ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान से आत्मचिकित्सा, ये किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। कबीर ग्रंथावली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इन्होंने लिखी है। रामचंद्रिका और सर्वांगी ये सभी रचनाएं किसकी हैं? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की हैं। आपको ये सारी याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले व्यक्ति को देख लेते हैं, गोविंद प्रसाद नौटियाल। गोविंद प्रसाद नौटियाल की बात करें, इनका जन्म 1901 में हुआ था। ठीक है, 1901 में इनका जन्म हुआ और यह पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकार बोल सकते हैं या संवाददाता बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोविंद प्रसाद नौटियाल, इन्होंने अपने समय में काफ़ी सारे जो अंग्रेजी अखबार थे इनके समय के, जैसे कि पायनियर था उस समय, अमृत बाज़ार एक पत्रिका आती थी, नेशनल हेराल्ड एक पत्रिका आती थी, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इस तरीके के अंग्रेजी पत्रकार में, अंग्रेजी समाचार पत्रों में इन्होंने संवाददाता का कार्य किया था। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी पत्रों में संवाददाता का कार्य करने वाले उत्तराखंडी कौन थे? तो गोविंद प्रसाद नौटियाल थे। ठीक है, लगभग 6 दशक तक यानी कि लगभग 60 सालों तक ये पत्रकारिता से जुड़े रहे और ऐसा करने वाले ये पहले उत्तराखंड के व्यक्ति थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 6 दशक तक, 60 सालों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं हमारे गोविंद प्रसाद नौटियाल। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी पत्रों में ये संवाददाता का कार्य इन्होंने किया था। अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भजन सिंह सिंह। तो ये भजन सिंह की अगर बात करें, इनका जन्म हुआ 1905 पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ठीक है, पौड़ी में इनका जन्म होता है और इन्होंने उस समय, जब भारत उस समय गुलाम था, उस समय भारत को आज़ाद करने के लिए कई सारी समितियां, कई सारी सभाएं का गठन किया गया। उन्हीं में से एक सभा थी भारत नौजवान सभा। ठीक है, ये भी लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो इस सभा की इन्होंने सदस्यता ली थी। तो आपको प्रश्न बन सकता है भारत नौजवान सभा के सदस्य कौन थे इनमें से? तो आपको बताना है भजन सिंह थे। ठीक है, तो भजन सिंह ने सभा की सदस्यता ली और इसके अलावा इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक जो है उसमें भी इनका नाम वहाँ पे अंकित है, उनका नाम वहाँ पे शामिल है। ठीक है, कौन सी पुस्तक में? अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में। सीधा प्रश्न बनेगा फैक्ट बेस पे कि इनमें से किस व्यक्ति का नाम अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक में शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में शामिल है? भजन सिंह का। ठीक है, उसके बाद ये फौज में भर्ती हुए। 1926 से लेके 1945 तक ये फौज में रहे। ठीक है, उस दौरान ये फौज के अंदर जो फौजी थे उनमें भी राष्ट्रीयता की जो भावना थी उनको बढ़ाते रहे। ठीक है, उसका प्रसार करते रहे, प्रचार करते रहे। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? भजन सिंह थे। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली आपको पता है पेशावर कांड के नायक थे। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पेशावर कांड कब हुआ था और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया था उन अफगानों के ऊपर, वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? ठीक है, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली इन के मुख्य स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत भजन सिंह थे। सीधा प्रश्न बनता है दोनों से रिलेटेड। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं करी, इन्होंने गढ़वाली में भी रचनाएं करी। ठीक है, तो हिंदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में गढ़वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमृत वर्षा किसकी रचना है? भजन सिंह की रचना है। कन्या विक्रय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी वीणा और आर्यों का मध्य निवास, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। तो इनमें से ये जो आखिर की 3 रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने प्रेम बंधन इसका भी रचना किया था। ठीक है, और एक माँ करके इन्होंने एक रचना करी थी। ठीक है, माँ के नाम से भी। इनकी जो गढ़वाली रचनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखनी है। एक है हमारी सिंहनाद। सिंहनाद किसकी रचना है? पेपर में पूछी जा चुकी है, इन्हीं की रचना है। ठीक है, सिंह सतगई ये भी इन्हीं की रचना है। वीरवधु देवकी ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा गढ़वाली लोकोक्तियाँ, ठीक है, गढ़वाली लोकोक्तियाँ किसकी रचना है? यह भी इन्हीं की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गढ़वाली लोकोक्तियाँ। चलिए अगले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं अब, शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की अगर बात करें तो इनका जो उपनाम है आपको पता है, इनका उपनाम है चारण। ठीक है, चारण नाम इनको क्यों मिला है? इनके घुमक्कड़ी शौक के लिए आगे बात करते हैं। ठीक है, इनका जन्म 12 नवंबर 1912 में गेहली गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गेहली गांव कहाँ आता है? पौड़ी गढ़वाल जिले में ये आता है। ठीक है, 1912 में इनका जन्म होता है। लेकिन इनका जो कर्म स्थली है, कई बार पेपर में पूछी जाती है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की कर्म स्थली कहाँ पर है, तो इनकी कर्म स्थली है दुगड्डा। ठीक है, दुगड्डा इनकी कर्म स्थली रही। दुगड्डा का जो दुगड्डा इंटर कॉलेज था वहाँ पर ये प्रधानाचार्य रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भूगोल विषय में PhD करी। ठीक है, PhD करने के बाद इनको डॉक्टरेट की जो उपाधि लगती है वो मिली इनको। ठीक है, तो भूगोल विषय से इन्होंने PhD करी। कहाँ से करी थी? आगरा विश्वविद्यालय से। तो आगरा विश्वविद्यालय से 1962 में इन्होंने PhD करी। किस विषय से? भूगोल से, ज्योग्राफी से। ठीक है, और इनको चारण उपनाम दिया गया है घुमक्कड़ी शौक के लिए। ठीक है, इनका अन्य नाम क्या है? इनको जो अन्य नाम दिया गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है किसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक पुस्तकालय की भी स्थापना करी वहाँ पे दुगड्डा के अंदर, जिसका नाम रखा उत्तराखंड विद्या भवन। तो उत्तराखंड विद्या भवन जो पुस्तकालय है ये कहाँ स्थित है? दुगड्डा में है। इसकी स्थापना किसने करी थी? शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, और इनका जो प्रकाशन होता था इनकी किताबों का, ठीक है, एक प्रेस इन्होंने वहाँ पर खोली थी। ठीक है, और उसका जो प्रकाशन ये करते थे अपनी किताबों का, तो वीरगाथा प्रकाशन के नाम से ये किताबों को प्रकाशित करते थे। ठीक है, तो अगर आपको आएगा वीरगाथा प्रकाशन से कौन अपनी पुस्तकें प्रकाशित करता था, तो शिव प्रसाद डबराल वो करते थे। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल की। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास जो कि कुल 12 भागों में लिखी गई है, यह भी इन्हीं की है, डबराल जी की। ठीक है, इसके अलावा गोरा बादल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। महाराणा संग्राम सिंह इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र रक्षा काव्य ये भी इंपॉर्टेंट है। और गढ़वाली मेघदूत ये एग्जाम में आ चुका है अभी हाल ही में। ठीक है, जो अभी हाल ही में कुछ एग्जाम हुए थे उनमें से किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था, तो गढ़वाली मेघदूत लिखी है शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, कुमाऊनी मेघदूत किसने लिखी है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, कई बार हम देख चुके हैं उसे। इसके बाद अतीत स्मृति और संघर्ष संगीत, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं शिव प्रसाद डबराल की हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी की बात करें हम तो इनका जन्म 1913 में नैथाना गांव पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। लैंसीडॉन से इन्होंने वकालत करी और कर्मभूमि के प्रकाशन में इन्होंने सहयोग किया। देखिए 1913 में जन्म होता है और जब ये वकालत कर रहे थे लैंसीडॉन के अंदर, उसी समय लैंसीडॉन से एक पत्र प्रकाशित हो रहा था कर्मभूमि, आपको पता है 1939 में भक्त दर्शन और भैरव दत्त के द्वारा। ठीक है, तो उसी के प्रकाशन में इन्होंने भी सहयोग करा। उसके बाद 1956 में इन्होंने अपना एक पत्र सत्यापथ के नाम से प्रकाशित करना शुरू किया, जो कि कोटद्वार से प्रकाशित होता था। तो सीधा फैक्ट बेस पे क्वेश्चन आता है, सत्यापथ जो पत्र था इसका प्रकाशन किसने किया और कब किया, कहाँ से किया? तो किसने किया? ललिता प्रसाद नैथानी ने। कब किया? 1956 से। कहाँ से किया? कोटद्वार से। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए, पहला है गढ़वाल तब और अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गढ़वाल तब और अब किसकी रचना है? ललिता प्रसाद नैथानी की। मालिनी सभ्यता के खंडर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्ण आश्रम किसकी रचना है? ये भी ललिता प्रसाद नैथानी की है। इसके अलावा इन्होंने कर्ण आश्रम की स्थापना में भी योगदान दिया था। देखिए, स्थापना से मतलब है कि कर्ण आश्रम को जो बोल सकते हैं कि हम पुनरुद्धार करने में या उसको वास्तविक पहचान दिलाने में या उसको दोबारा से अच्छे से क्रिएट करने में किसका योगदान रहा? ललिता प्रसाद नैथानी का। क्योंकि बन तो काफ़ी पहले चुका था कर्ण आश्रम, ठीक है, लेकिन इसको मतलब एक बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पर बनाने में किसका योगदान रहा? ललिता प्रसाद नैथानी का। इसके अलावा गढ़वाली चित्रकला शैली, ये किसकी रचना है? ये भी ललिता प्रसाद नैथानी की है। तो ये आपको ये सारी रचना इनकी याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। अगले व्यक्ति हैं हमारे चंद्र कुंवर बर्थवाल। चंद्र कुंवर बर्थवाल की बात करें तो इनका जन्म 20 अगस्त 1919 को होता है और बहुत ही जल्दी इनका निधन हो जाता है, मात्र 28 वर्ष की आयु में। लेकिन उससे पहले इन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था अपने जीवन में, या फिर अपने आप को काफ़ी उच्च लेवल तक ये स्थापित कर चुके थे, ठीक है। तो इनका जन्म होता है 1919 में मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में चंद्र कुंवर बर्थवाल का जन्म होता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था कुंवर सिंह बर्थवाल, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था? कुंवर सिंह बर्थवाल। इन्हें हिंदी साहित्य में निराला, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनके समक्ष इनको माना जाता है, उनके समक्ष इनको रखा जाता है। तो सीधा प्रश्न बनता है, एग्जाम में बन चुका है कि हिंदी साहित्य में या इनमें से किसे निराला के समान माना जाता है? तो निराला के समान या उनके समक्ष रखा जाता है चंद्र कुंवर बर्थवाल को, ठीक है। इनके हिम्मत कविता संग्रह जो था उसका प्रकाशन हुआ 1945 में, ठीक है। तो हिम्मत कविता संग्रह किसका है? ये चंद्र कुंवर बर्थवाल का है। इनको हिम्मत का एक कवि भी कहा जाता है, ठीक है। जो काफल पाको गीत है वो इन्हीं का गीत है। कई बार पूछा जाता है काफल पाको गीत किसने लिखा है? तो चंद्र कुंवर बर्थवाल का ही यह गीत है, ठीक है। यह गीत प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1947 में इनका मृत्यु हो जाती है 14 सितंबर को, ठीक है। तो 14 सितंबर 1947 यानी कि आज़ादी के लगभग 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जन्म कब होता है? 1919 में, ठीक है, और मृत्यु हो जाती है 1947 में, यानी कि मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना नाम अमर करा लिया था, ठीक है। चलिए अगले व्यक्ति हैं हमारे आचार्य भास्करानंद लोहानी। तो आचार्य भास्करानंद लोहानी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1922 में, ठीक है। ये शक्ति पत्र जो कि बद्रीदत्त पांडे का था उससे ये जुड़े रहे 1956 से लेके 1977 तक, ठीक है। तो काफ़ी बड़े ये बोल सकते हैं कि जो धर्मशास्त्र है, ज्योतिष है, उसके काफ़ी बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। तो और शक्ति पत्र से ये जुड़े रहे 1956 से लेकर 1977 तक। उसके बाद हिंदी में एक पत्र आता था अग्रहायण पत्र, ठीक है। तो उसका इन्होंने संपादन शुरू किया 1965 से, ठीक है। तो 1965 से इन्होंने इसका संपादन भी शुरू किया और बीच में शक्ति से भी ये जुड़े रहे, ठीक है। शक्ति से तो कंटिन्यू ये जुड़े रहे। चलिए अगले व्यक्ति हैं डीडी शर्मा। देखिए डीडी शर्मा की अगर बात करें, इनका जन्म होता है 1924 को जंगलिया गांव नैनीताल में इनका जन्म होता है, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैं, ठीक है। तो डीडी शर्मा कौन है? एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैं, ठीक। इन्हें नेहरू फेलोशिप से सम्मानित किया गया 1984 में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नेहरू फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1984 में? तो इनको किया गया था, ठीक है, डीडी शर्मा को। इसके अलावा इनको जो एमेरिट फेलोशिप है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसकी तरफ से दिया जाता है। तो एमेरिट फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। 1997-98 के लिए इन्हें वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था, ठीक है। तो वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्ति है यह घोषित किया गया था इनको इंटरनेशनल जो बायोग्राफिकल सेंटर है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, ठीक है, उसके द्वारा इनको वर्ष 1997-98 का पर्सन ऑफ द ईयर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर सम्मान इनको कब मिला? तो राष्ट्रपति से जो ये पुरस्कार मिला ये इनको 2000 में मिला था, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये बातें हैं, आपको ये याद रखनी है।
चलिए अगले व्यक्ति को देखते हैं, मोहनलाल बाबुलकर। मोहनलाल बाबुलकर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है देवप्रयाग में 1931 में। ये एक आंचलिक साहित्यकार हैं। इनकी सभी रचनाएं जो हैं उन सभी का जो विषय वस्तु है वो है उत्तराखंड, ठीक है। तो पूछा जा सकता है इनमें से किसकी सभी रचनाओं का विषय वस्तु उत्तराखंड है, तो वो है मोहनलाल बाबुलकर। देवप्रयाग में इनका जन्म होता है। कुछ इनकी प्रमुख किताबें हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे कि हिमालय के वरदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालय के वरदान किसकी किताब है? मोहनलाल बाबुलकर की। मिट्टी में सोना, ये किसकी है? दहेज, पशुधन, सूरजमुखी की खेती और अंधेरे से ज्वाला, ये सभी किताबें किसकी हैं? सभी रचनाएं किसकी हैं? मोहनलाल बाबुलकर की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर शशिधर शर्मा। डॉक्टर शशिधर शर्मा की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1932 में होता है, ठीक है। और ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है। तो संस्कृत से ये जुड़े हुए थे, संस्कृत साहित्य के ये काफ़ी विद्वान थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत साहित्य के साहित्यकार कौन है? डॉक्टर शशिधर शर्मा। संस्कृत साहित्य की सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले पहले प्राध्यापक थे, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य के लिए इनको संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रेसिडेंट अवार्ड इनको दिया गया 1985 में, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स, ठीक है। तो ये पाने वाले ये पहले प्राध्यापक थे। इसके अलावा बिना पीएचडी की डिग्री के डीलेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरे विश्व में एक अपवादों में से, देखिए पूरे विश्व में आपको पीएचडी करनी होती है, उसके बाद ही डीलेट की उपाधि आपको दी जाती है, ठीक है, जो डॉक्टरेट की उपाधि होती है। इन्हें बिना पीएचडी के यह उपाधि दी गई थी, ठीक है। ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे उन्होंने इन्हें विश्व रत्न की उपाधि दी थी 1991 में। तो ये प्रश्न भी आपको बन सकता है कि जो विश्व रत्न है किसको कहा जाता है? शशिधर शर्मा को। किसने यह उपाधि दी थी? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने इनको यह उपाधि दी थी 1991 में, ठीक है। इसके अलावा इन्हें महोपाध्याय शास्त्रार्थ महारथ, जो कि इन्हें पुरी के शंकराचार्य ने यह उपाधि दी थी। तो शास्त्रार्थ महारथ की उपाधि भी इनको दी गई थी पुरी के शंकराचार्य के तरफ से, ठीक है। चलिए अगले जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं वो आते हैं गोपेश्वर कोठियाल। गोपेश्वर कोठियाल की बात करें तो इनका जन्म 1909 में होता है उड़खंडा गांव में, ठीक है। तो उड़खंडा गांव में इनका जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उदखंडा गांव, ठीक है, इसको दा कर देना, जो अड़ा है ना बीच में इसको दा कर देना। उदखंडा गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है गोपेश्वर कोठियाल का, ठीक है। देहरादून से एक पत्र आता था युगवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है युगवाणी का प्रकाशन कहाँ से होता था? युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से होता था। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ था और इसके संपादन में, इसके प्रकाशन में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे गोपेश्वर कोठियाल, ठीक है। अन्य दो व्यक्ति भी थे जिनके नाम था भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट, लेकिन जो सबसे प्रमुख थे वो थे गोपेश्वर कोठियाल। इन तीनों ने मिलकर इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद अकेले गोपेश्वर कोठियाल ही इसका संपादन कर रहे थे, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो युगवाणी समाचार पत्र कहाँ से आता था? देहरादून से आता था। 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ। 3 व्यक्ति थे, भगवती प्रसाद पांथरी, तेजराम भट्ट और गोपेश्वर कोठियाल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका था? गोपेश्वर कोठियाल का, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं हमारे डॉक्टर चक्रधर बिजलवान। डॉक्टर चक्रधर बिजलवान की बात करें अगर हम, इनका जन्म 1932 में होता है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय ज्ञान मीमांसा, हिंदी शकुन शास्त्रम, भारत में योग, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में योग किसकी रचना है? डॉक्टर चक्रधर बिजलवान की ये रचना है, ठीक है। इसके अलावा यौगिक परिक्रियाओं का विकास, ये किसकी रचना है? ये भी डॉक्टर चक्रधर बिजलवान की रचना है। ये कौन थे? देखिए यह शिक्षाविद थे, आप इनको बोल सकते हैं। संस्कृत ग्रंथों की इन्होंने ज़्यादातर रचना करी है। तो संस्कृत जैसा आपको जहाँ पे भी नाम दिखे आप इनके ऊपर टिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ब्राह्मण ग्रंथाधारित किसकी रचना है? वैश्विक दर्शन किसकी रचना है? ये सभी भी इन्हीं की रचना है। भारतीय न्याय शास्त्र, न्याय और अद्वैत वेदांत किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद बात करते हैं हिमांशु जोशी की। हिमांशु जोशी की बात करें तो 29 वर्षों तक हिंदुस्तान पत्र का इन्होंने संपादन किया, ठीक है। 29 वर्षों तक हिंदुस्तान पत्र जो था उसके ये संपादक रहे और पत्रकारिता के लिए इनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है इनमें से किस व्यक्ति को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो हिमांशु जोशी, ठीक है। चलिए
उसके बाद हमारे आज के अंतिम व्यक्ति हैं शंभू प्रसाद बहुगुणा। शंभू प्रसाद बहुगुणा की बात करें तो इनका जन्म 1909 में बराली गांव पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। ये एक महान आलोचक और विचारक थे, ठीक है। कवि जो चंद्र कुंवर बर्थवाल थे उनको प्रसिद्ध करने का श्रेय बोल सकते हैं, या उनकी रचनाओं को जनता के सामने लाने का श्रेय शंभू प्रसाद बहुगुणा को जाता है। जैसे मौला राम को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है किसको, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को, उनकी रचनाओं को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है मुकुंदी लाल को। उसी प्रकार चंद्र कुंवर बर्थवाल के लिए शंभू प्रसाद बहुगुणा ने वही कार्य किया था, ठीक है। तो चंद्र कुंवर बर्थवाल के जो नंदिनी है, माधवी और जीतू, इनका प्रकाशन इन्होंने करवाया था, ठीक है। किसने, शंभू प्रसाद बहुगुणा ने। इसके अलावा उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे मानस मंदाकिनी, विराट हृदय, पैस्वनी और साकेत परीक्षण। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, शंभू प्रसाद बहुगुणा की ये सभी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख साहित्यकार। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे वीडियो के दौरान पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।